नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा 26-27 का। उससे हमें क्या मिलने जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति वर्तमान में है, जिसके विना पर या जिसके नींव पर हम 26-27 का बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसमें जितनी अपेक्षाएं जिस वर्ग को हैं उसको हम कहां तक पूरा कर पाएंगे। अगर सरकार के स्तर पर देखें तो सरकार का प्रयास क्या कुछ होगा जनता पर बोझ लादने के संदर्भ में, और क्या कुछ उसे सहूलियत देने के संदर्भ में, और इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम विकास के राह के लिए कौन सी इकोनॉमी का वो फैक्टर प्रयोग में लाने जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में हम और बेहतरी की ओर जा सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ स्थिति होगी वो 1 फरवरी को पता चलेगा। और प्रोफेसर ललन प्रसाद सर ने एक वीडियो में उसके बारे में जिक्र भी किया, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया और आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे आपको लग सकता है कि देश की इकोनॉमी की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम उस गंभीरता को आंक कर उतना सार्थक प्रयास नहीं किए तो हमारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि वो सिकुड़ रही है। उसके पीछे के क्या कारण हैं ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मौका मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य पहलुओं पर आज प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो प्रकाश डालने जा रहे हैं। जी सर। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो आज संसद में सीतारमण ने पेश किया है, उसकी मुख्य बातें ये है कि एक तो हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 6.8 से 7.4% के बीच में होना है। तो लगभग 7% के ऊपर ही जीडीपी का अनुमान 2000 जो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है उसका आ रहा है पूरे साल का। और ये एक अच्छा शगुन है हमारी इकोनॉमी के लिए। चौथा वर्ष है जबकि लगातार हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और 2026 में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला कायम रहेगा और ग्रोथ रेट 7% या इसके आसपास आ जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है। दूसरी बात जो चीजें इसमें अच्छी जो इस रिपोर्ट के अंदर लगी, वो एक तो ये था कि इन्फ्लेशन के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल रहा। यानी पूरे साल का एवरेज लगभग 1.7% का रहा, जो अप्रत्याशित है। और बहुत कम वर्ष ऐसे होते हैं कि जब इन्फ्लेशन इतना अधिक कंट्रोल में, नियंत्रण में हो, और इसका फायदा पूरी इकोनॉमी का होता है, क्योंकि ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और हर चीज में कमी होती है और चीजें उतनी महंगी नहीं होती है और पब्लिक के लिए रिलीफ होता है। तो ये जो इन्फ्लेशन का रेट जो कम रहा, इस पे ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी देन है। दूसरी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो पिछले 10-12 सालों में लगभग 300 मिलियन डॉलर से बढ़कर 357 मिलियन डॉलर तक लगभग पहुंच गया है जी। 251 मिलियन टन से बढ़कर 357 मिलियन टन तक हो गया है। जी जी जी, एक बड़ा अचीवमेंट है। 10 वर्षों के अंदर अगर ये 250 से और 350 पर पहुंच गया मिलियन टन पर, तो कृषि की पैदावार अच्छी रही और गेहूं और चावल और कुछ मोटे अनाज की जो पैदावार थी वो ज्यादा अच्छी रही बनस्पत दालों के और चीजों के, जिसके इंपोर्ट में अभी काफी प्रॉब्लम आ रही है जी। दूसरी जो अर्थव्यवस्था में बात की गई है एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी जी जी, और ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है हमारी इकोनॉमी का कि पिछले वर्ष में लगभग 8 देशों के साथ हमारा अब तक एफटीए हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और इसको हमें इस बैकग्राउंड में देखना है कि अगस्त 2025 में ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% कर दिया,
इससे अमेरिका का जो बाजार है हमारे लिए इसमें बाधाएं आ गई, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स महंगा पड़ने लगा और इसमें हम उतना माल नहीं बेच पाएंगे जितना कि हम पहले बेच पाते थे। जी जी। हालांकि अभी तक इतनी ज्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन ये अगर कंटिन्यू कर गया तो अमेरिकन मार्केट हमारे लिए एक नियंत्रित मार्केट हो जाएगा। जितनी आकांक्षा हमारी थी वहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जी अभी अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है जी। और ये स्थिति रही तो शायद उतनी बढ़त नहीं रह पाएगी ट्रेड बैलेंस में जितनी अब है। तो इसका निदान हमने निकाल लिया है एफटीए में, और 8 देशों के साथ तो समझौते लगभग हो गए हैं, और इसमें बहुत बड़ा समझौता यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ और उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। और देखिए यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और 27 देशों का मार्केट हमारे लिए खुला है और लगभग 90% प्रोडक्ट इंडियन जो है वो या तो ड्यूटी फ्री हो गए, टैरिफ फ्री हो गए, और या उनकी टैरिफ बहुत कम हो गई। तो इसका जबरदस्त फायदा हमारी जो श्रम आधारित एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी होगा, खास तौर से टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर प्रोडक्ट्स है और हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये सब फ्रीली यूरोपियन मार्केट में हमारे अब जाएंगे बहुत कम कीमत पर और बहुत बड़ा मार्केट हमें मिल जाएगा। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हमारे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में हम यूरोप को ऑलरेडी निर्यात करते रहे हैं और ये हमारा निर्यात तो फिर भी ऐसे ही बना रहेगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन से कच्चा तेल लेकर उसको हम रिफाइन करके यूरोप के मार्केट में बेचते रहे और पिछले वर्ष ही हमारा पिछले 2-3 वर्ष सालों से हमारा ये एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा आइटम यूरोपियन मार्केट के लिए रहा है और अब इसमें हमारी और बढ़त होगी। कुल मिला के एक्सपोर्ट सेक्टर में हमें काफी फायदा होने की उम्मीद है और ऑलमोस्ट जितनी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं सब में या तो टैरिफ नहीं लगेगी या जो टैरिफ लगेगी बहुत कम होगी। इसका इस देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है, खास तौर से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज में और रेलवे लाइनेज में और इसके बाद एविएशन सेक्टर में, इसमें काफी बढ़त हुई है और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो बढ़ रहा है। ये एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखिए 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बजट का होता है जिसमें तनख्वाह है लोगों की और इस तरह के खर्चे हैं, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्डिंग के लिए होता है कि आप सड़कें बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, पानी की सुविधा, जी डिजिटल इकोनॉमी बना रहे हैं। इस तरह की जो इसके ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और उनका देश को असली फायदा, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लगभग पिछले 8-10 वर्षों में 4 गुना हो गया है और उम्मीद है कि अगले बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी जोर सरकार का होगा, क्योंकि अभी भी हमें जो वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ क्षेत्रों में ऐसे हैं जहाँ नहीं है, वहाँ हमें उसे पूरा करना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे की हमारी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी देखिए देश में रही है, जैसे मेरा वही सवाल था जी, गिरता जा रहा है और इसके अनेक कारण है। एक तो ये भी है कि अब देखिए लोगों का जो रुझान है पूरी दुनिया में वो सोने चांदी के ऊपर हो गया है और सोने चांदी की कीमत आप देख रहे हैं आसमान में पहुंच गई। बिल्कुल। आज अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से सोने की कीमत 24 कैरेट की 10 ग्राम की 1,74,000 पर पहुंच गई। और पिछले 3 महीने में 21-22 हजार रुपए की बढ़त हुई है। इतनी तेजी से कीमत सोने का बढ़ जाना ये बड़ा अप्रत्याशित है और इसका दबाव करेंसी पर पड़ा है और इसका दबाव कुछ और भी कारण है जिससे भारतीय करेंसी गिरी है। जैसे जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं है। ओवरऑल ट्रेड बैलेंस जो है
जो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट खास तौर से है वो कम है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन सर्विसेज का एक्सपोर्ट इतना अधिक नहीं है कि गुड्स का एक्सपोर्ट की कमी है भरपाई हो उसको पाए। पूरी कर सके। तो ये ट्रेड बैलेंस निगेटिव होने के कारण भी रुपये का डाउनफॉल हुआ है। तो और भी अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां उसके कारण रुपया गिरा है, लेकिन ये एक चिंता का विषय जरूर है कि हमें रुपए को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे और परेशानी बढ़ सकती है। और दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट जो एक्सपेंडिचर है क्लाइमेट के ऊपर, खासतौर से आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली जैसे शहर में जो हालात एक्यू का हो गया, एयर क्वालिटी का हो गया, यमुना नदी का जो पोल्यूशन का है, और देश के और हिस्सों में जो नदियां इतनी पोल्यूटेड हो गई हैं, पीने के पानी की प्रॉब्लम है और सीवेज की प्रॉब्लम है, शुद्ध हवा की प्रॉब्लम है। तो ये चीजें भी बड़े वार स्केल पर सरकार को करनी पड़ेंगी, और इसके लिए भी बजट में प्रोविजन करना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीजों से निपट सके अच्छी तरह से और लोगों को एक अच्छा जीवन दे, एक अच्छे पर्यावरण में देश जाए। यूरोप के देशों के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं। अब देखिए, यूरोप का जो मानदंड है एयर क्वालिटी का वो 50 का है, और इंडिया में 550-600 हो जा रहा। तो आप अंदाज कीजिए कितना बड़ा गैप है। तो इन चीजों पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ इसके बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। और दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो अच्छा काम रहा है, इसमें शक नहीं। जो आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर प्राइसेस हैं, इस साल अगर पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं। बहुत उथल पुथल हुई है, नीचे ऊपर होता रहा है, लेकिन कुल मिलाकर शेयर बाजार अब काफी ऊंचाई पर पहुंच गया है इंडिया का। जी जी। और इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा वो FII की है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि वो उड़ती चिड़िया हैं, आज यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल वहां कर देंगे, आप यहाँ से निकाल देंगे, दूसरी जगह लगा देंगे। तो इस तरह की जो स्थिति पैदा हो जाती है FIIs की, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखते रहते हैं, और जिस देश में उनको ज्यादा अच्छा अनुकूल मिलता है माहौल, वहां वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब पिछले कुछ महीनों में FIIs ने इंडिया से बहुत पैसा निकाला, बहुत सारे शेयर बेचे, उसकी वजह से शेयर बाजार गिरने लगा तेजी से, बार बार रुक गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ा। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए ये आवश्यक है कि FDI को प्रमोट किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। जो लोग यहाँ फैक्ट्री लगाए, कारखाने लगाए, उत्पादन करें, एक्सपोर्ट करें, यहाँ का माल या इस तरह का बिजनेस में आए, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो स्थायी रूप से हमारे यहाँ पैसा लगा सकें, जैसे चीन ने किया 1960-70 के दशक में उन्होंने किया। तो हमें इस ओर ध्यान देना है कि FII से ज्यादा FDI पर हमारा जोर हो, उनको हम इंसेंटिव दें, उनको हम चाहें कि वो अधिक से अधिक पैसा लगाए। वैसे फॉरेन एक्सचेंज हमारा इस समय काफी अच्छा है, $700 बिलियन तक पहुंच गया है, एक रिकॉर्ड है जो इस गवर्नमेंट के टाइम में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है, और हम दुनिया के 5-6 बड़े देशों में आ गए हैं जिनका फॉरेन एक्सचेंज काफी है। तो हम उस लिहाज से काफी सुरक्षित हैं फाइनेंशियल उसमें, और भारत की जो फाइनेंस या भारत की जो वित्तीय स्थिति है बहुत अच्छी है, लेकिन जो कमजोरियां उसके ऊपर भी हमें ध्यान बिल्कुल देना करना चाहिए। सर एक सवाल बनता है, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, क्योंकि आपसे बात करने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक सेक्टर पे अगर बात किया जाए। एक बात है, इकोनॉमिक सर्वे में जंक फूड को लेकर के डिस्कशन किया गया है कि जंक फूड जो है वो यहाँ के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, और इससे अर्थव्यवस्था भी कुछ मतलब कहीं न कहीं खिंचाव हो रहा है क्या? ये फूडिंग सेक्टर में देखिए, क्या है ये इसका मायने? ये तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन ये बात ठीक है कि जंक फूड का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जब स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस लोगों की बढ़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है, दवाओं पर खर्च बढ़ जाता है, और लोगों की सेहत खराब होने से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टोटल इम्पैक्ट इसका इकोनॉमी पर कितना परसेंट है, कितना है, ये तो अभी कोई
आंकड़े इस लिहाज में नहीं है, लेकिन अगर इस पर स्टडी की जाए तो मुझे लगता है कि ये बात सामने आएगी कि जंक फूड पर रोक लगाई जाए। अब देखिए, प्रोसेस फूड की बात यह है कि इंडिया में जो प्रोसेस फूड होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। और यही एक कारण है कि यूरोपीय देशों में, हालांकि उन्होंने हमारे प्रोसेस फूड को भी अब छूट देने दी है इसमें नए एग्रीमेंट में, लेकिन उन्होंने बड़े स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाए हैं कि इनकी क्वालिटी प्रोसेसिंग ऐसी हो जो फूल प्रूफ हो, और इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके लिए अभी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तो है इस तरह के, लेकिन लोग एडहियर नहीं करते। तो इसको बहुत कड़ाई से एडहियर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मार्केट नहीं बन पाएगा यूरोप में। बहुत बड़ी बात सर कह और गए। और जी, ये बातचीत मैं कर रहा था यूरोपीय यूनियन से। खुश तो हम बहुत हो रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, उनको बहुत बड़ा जी, मार्केट मिल गया, हाँ, लेकिन वो हाँ, कहीं ना कहीं बहुत डेवलप्ड सोच के लोग हैं। और बिल्कुल, जहां जहां हम जितना कुछ उनके यहाँ सप्लाई देंगे, उस जी, सप्लाई चेन में अगर हमारी क्वालिटी नहीं रहेगी और उसमें लाल फीता शाही के तहत वो लकीर का फकीर का काम किया हमने, तो ये बिल्कुल, मार्केट हमारा नहीं बन पाएगा। हाँ। नहीं, बढ़ियो फिर उससे बदनामी होगी और जी। मार्केट और बिगड़ेगा। जी। देखिए, अगर कुछ थोड़े से प्रोडक्ट भी कुछ मार्केट्स में ऐसे गए जो क्वालिटी में बहुत कमजोर है, बेहद खराब है, निकल गए, तो उसका जो मैसेज जाएगा वो बहुत खराब होगा। और जो इतना बड़ा मार्केट हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का है, फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल्स है, और जितने कच्चे पदार्थ हैं, इन सब के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खास तौर से जो प्रोसेस फूड का मार्केट, तो और प्रोसेस जूसेस वगैरह हैं, इस तरह की चीजें हैं, इसका यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट है। जी। क्योंकि लोग घरों में खाना तो बनाते नहीं अधिकांश, या तो होटलों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, या अपना वो लाके स्टॉक रखते हैं फ्रिज में और फिर उसको खाते रहते हैं। डेली खाना बनाने और पकाने का जो रिवाज इंडिया में है, फ्रेश खाना खाने का, वो यूरोप में नहीं है। तो वहाँ पर लोग प्रोसेस फूड ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए प्रोसेस फूड का बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में है। उनकी अपनी प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें बाहर से भी मंगाना पड़ता है, और हमारे लिए एक बड़ा मार्केट वो खोल रहे हैं। तो हमें क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है इन चीजों को बेचने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मैकेनिज्म पर ध्यान देना होगा। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन अगर हम उतने ही फुर्तीले, चुस्त दुरुस्त और कॉन्शियस नहीं होंगे और हर एक प्रोसेस को सही तरीके से समझते हुए उसको टाइमली उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए, तो फिर यूरोप हमसे मुंह मोड़ सकता है। यूरोप अर्थात बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन जो बिल्कुल 27 ठीक देश कहा, हैं, ये बिल्कुल सर ठीक कहा। बता रहे हैं। और ये कई ऐसे लोग जो भी इसके एक्सपर्ट नहीं सर, तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर चलते चलते एक सवाल जरूर पूछेंगे कि आने वाले बजट में यूरोपीय यूनियन के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए हैं, इसको जी, लेकर के सरकार कुछ आश्वस्त होते हुए कुछ नए प्रयोग भी कर सकती है क्या? नहीं, नए प्रयोग भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें अब उस तरह के प्रोडक्ट्स यूरोप के लिए तैयार करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, जो उनके मापदंड पर खरे उतरता हो। अब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह भी यूरोप को काफी मात्रा में बेच जी। रहे हैं। जी। न्यूक्लियर रिएक्टर है, बॉयलर्स है, मशीनरी है, और भी चीजें, केमिकल्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमारा मार्केट सारी दुनिया में अच्छा है, और हम इसमें और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें, और जेनेटिक ये मेडिसिन जो इंडिया की स्पेशलिटी है, इसको और पॉपुलराइज कराने की कोशिश करें। तो जो हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, अगर उनको हम नए ढंग से प्रस्तुत करें, अच्छी क्वालिटी में प्रस्तुत करें, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट अभी तक बन रहे हैं, वो एक तरह से लीक पर चले हुए प्रोडक्ट हैं। नए प्रोडक्ट के ऊपर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतना जोर नहीं दे रही। अभी आपने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन की मैडम उर्सुला आई हुई थी, तो उन्होंने वो जरी का जैकेट पहना हुआ था। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, ये इसको देखना चाहिए हमारे जो जरी मैन्युफैक्चरर्स और साड़ी मैन्युफैक्चरर्स बनारस के या बंगलोर के, और है ना, कि यूरोप का टेस्ट क्या है। वो साड़ी तो वहां चलेगी नहीं, लेकिन ऐसे जैकेट चल सकते हैं, उनके ट्राउजर चल सकते हैं, और वो लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं,
उस तरह के कपड़े अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स, टेक्सटाइल जरी मैन्युफैक्चरर्स ये लोग करें तो यूरोप में बहुत पॉपुलर होंगे। मतलब रिसर्च तो और डेवलपमेंट इनोवेशन की की बहुत जरूरत है। जी, इनोवेशन की और R&D इनोवेशन की बड़ी जरूरत है। जी, हम जितना अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट दे सकते हैं और जितना R&D पर खर्च करेंगे वो उसका प्रतिफल अच्छा से अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट में R&D पर बहुत एम्फेसिस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बड़ी बात कही है कि गागर में सागर भरने का काम किया है। कुछ कह रहे थे सर? हाँ, तो गागर में सागर भरने का काम आपने किया है। किस तरीके से सर ने इकोनॉमिक सर्वे के अच्छे पहलुओं को और साथ ही साथ जो हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमको ज्यादा ध्यान देना है, उन सेक्टर्स की भी चर्चा की और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के साथ जो हमारा व्यापारिक समझौता हुआ है उसका क्या असर पड़ सकता है, और हम खुश तो बहुत हो रहे हैं लेकिन हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, और अगर उन चुनौतियों को हमने कायदे से टैकल कर लिया और हम अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और इनोवेशन, R&D पर ध्यान दे पाए तो यकीन मानिए हम और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक होंगे उन परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया अशांति की स्थिति में है। ये कहना है प्रोफेसर ललन प्रसाद सर का, और उनका मानना है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो सख्त दिख सकते हैं लेकिन दूरगामी नजरिए से अगर देखा जाए तो उसका हमारे बजट पर और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सर की बातों से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 1 फरवरी के पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।